आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है। जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है वो वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। चाहे आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आप एमएस के स्टूडेंट हैं या आप पीएचडी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, रूल सबके लिए सेम है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है, कौन-सी वो गलतियाँ हैं जो बाकी लोग करते हैं और आपने नहीं करनी। मेरा वीज़ा विदिन 3 डेज़ प्रोसेस हुआ था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने अपना जो प्रोसेस है, वो किस तरह से किया है, ताकि अगर उसमें से आप लोगों को फ़ायदा होता है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप जब एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आता है, ठीक है? उसके साथ-साथ आपके पास मल्टीपर्पज़ लेटर होता है, जो आप डिफरेंट पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडमिशन लेटर्स, मल्टीपर्पज़ लेटर, ये 2 चीज़ें होगी आपके पास। अच्छा, अभी आप फ़ाइल तैयार कर रहे हैं, ठीक है? मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, जो-जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, अपने साथ रखने होंगे। अच्छा, जब आपने ये प्रोसेस कर लिया, उसके बाद फिर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स चाहिए होंगे, ठीक है? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में ना सबसे ज़्यादा लोगों की रिजेक्शंस आती हैं वीज़ा की। सबसे बड़ी जो गलती वो करते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वो ये करते हैं कि एकदम से किसी को 2 ढाई लाख रुपए दे के आपने अपने अकाउंट के अंदर 25-30 लाख रुपए डलवा दिए, ठीक है? जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि वो जो वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है, ही इज़ नॉट अ स्टूपिड पर्सन, ठीक है? आपने कभी भी उसको बेवकूफ़ समझने की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जो वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर है, ही नोज़ कि हम लोग किस तरह से अपने मुल्क से निकलने के लिए इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग, तो हमने ऑलमोस्ट उनको सारी चीज़ें सिखा दी हुई हैं। तो आपने बैंक स्टेटमेंट में जो एक रीज़नेबल जस्टिफ़िकेशन है, वो आपने देनी है। अब रीज़नेबल जस्टिफ़िकेशन क्या हो सकती है? सबसे पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को इस तरह से जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे नहीं हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए, ठीक है? और आप ये करते हैं जी कि आपने गोल्ड बेचा और पैसे अपने अकाउंट में रख लिए। तो अगर वो गोल्ड उस जो जिस बंदे को आपने गोल्ड सेल आउट किया है, उसी की शॉप के नाम से जो अकाउंट बना हुआ होगा, उस अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर पैसे आने चाहिए, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप ये क्लेम करेंगे कि ये जो मेरे पास 25-30 लाख रुपए आए हैं, ये मैंने गोल्ड सेल करके किए हैं, तो वो सबसे पहले आपकी बैंक की जो स्टेटमेंट है, जो आपने जमा करवाई हुई है, उस स्टेटमेंट पे जाके देखेगा। तो वहाँ पे अगर उसको कहीं नज़र आया कि जो बैंक स्टेटमेंट है, उसके अंदर रकम आई है XYZ के नाम से और ये जो दुकान का इन्होंने नाम लगाया है ये ZRQ है, मतलब डिफरेंट है उससे, तो उसको पता चलेगा कि यार यू आर प्लेइंग विद हिम, ठीक है? दे डोंट लेट यू प्ले, बेट मी ऑन दिस। अच्छा, सैम ज्वेलर की दुकान से आपने रसीद बनवानी है और उसी के अकाउंट से आपने पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं अपने अकाउंट में, ताकि वो जस्टिफाइबल हो, ठीक है? ये हो गई एक चीज़। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं? अब टैक्स पेयर हैं, वेल एंड गुड, आप टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपके टैक्स रिटर्न्स के अंदर कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आपके पास साल, 2 साल या 3 साल पहले गोल्ड था, तो दैट अनदर रेड फ्लैग, ठीक है? यू हैव गॉट टू बी वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि आपने अगर एक बात कर रहे हैं तो उसके पास आपका सबूत भी होना चाहिए। तो आपने सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए आपका एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपसे वो एमआरसी भी डिमांड करते हैं, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है दैट यू गेट फ्रॉम नादरा, या आप अपनी यूनियन काउंसिल से लेते हैं इफ़ यू डू नॉट बिलॉन्ग टू फेडरल एरिया। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स को अभी एफआरसी और एमआरसी को आपको अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूजुअली एफआरसी और एमआरसी वैलिड होती है दैट इज़ फॉर 6 मंथ्स। तो जब तक आपका ये प्रोसेस होता तब तक वो इनवैलिड हो जाती है। तो आपने एडमिशन जब आपका हो गया, आपने अप्लाई कर लिया, आपको आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगें, आपको पता हो कि यार ठीक है, हफ्ता बाद, 15 दिन के बाद मैंने जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना है, उससे पहले आपने अपना एफआरसी, अपना एमआरसी, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली, अपनी फ़ाइल बना ली, तो फिर आपने उनको भी अपोस्टाइल करवाना है, ठीक है? आपने जो डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाना है, तो वो आपका पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जो आपको मुतलका थाने से मिलेगा, ठीक है? वो आपने करवाना है, उसको अपोस्टाइल करवाना है।
अगेन मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि अटेस्ट नहीं करवाना आपने मोफा से, ठीक है? अटेस्टेशन इज़ समथिंग एल्स। अभी जो है यूरोप के अंदर एपोस्टाइल को माना जाता है। तो आपने एपोस्टाइल करवाना है, मोफा को दे देना है। अगेन मोफा को जो अब आपने देना है तो उसके 2 तरीके हैं, एक है वॉक इन, दूसरा है कोरियर के थ्रू। मैं ज़्यादा कोरियर के थ्रू इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि वो ईज़िली हो जाता है, 10 से 15 दिन लगते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने पड़ते, बड़े मिनिमम से चार्जेस हैं वो आप पे करते हैं और अटेस्ट होके आपके घर पे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब हो जाएँगी तो जिस दिन आपकी जेरी के अंदर अपॉइंटमेंट होगी, उस दिन आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं और इनकी 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ भी करवानी है। और फ़ोटोकॉपीज़ हमारे यहाँ ये किया जाता है कि आप आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं, तो वो जिस साइज़ का आईडी कार्ड है, उस साइज़ की फ़ोटोकॉपी करेंगे और बाकी का पेज उसका वो फाड़ देंगे। आपने ऐसा नहीं करना है, A4 साइज़ के ऊपर पूरे पेज के ऊपर आपने एक कॉपी करवानी है, बेशक बाकी का हिस्सा खाली रहता है तो रह जाए, ठीक है? दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। वो सारी चीज़ें आपने अपने पास लेके जानी है। और अगर आप यूरोप ख़ास करके पोर्चुगल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें उनकी फ़ी है तकरीबन 45,000। 38,000 जो है वो एम्बेसी की फ़ी है, बाकी कुछ आपसे जेरी वाले भी चार्ज करते हैं। ओवरऑल जो आपकी फ़ी बनती है वो इट्स अराउंड 45,000 वो आपके पास होनी चाहिए। वहाँ पे कैश में आपसे लेंगे, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो वो आप साथ लेके जा सकते हैं, वहाँ पे एटीएम की सहूलत मौजूद होती है जहाँ से आप निकलवा के दे सकते हैं। सारी चीज़ें एक फ़ाइल के अंदर तैयार होनी चाहिए। सबसे ऊपर आपका कवरिंग लेटर होना चाहिए, ठीक है? कवरिंग लेटर के अंदर वो जो कवरिंग लेटर है ना, बेसिकली दैट इज़ द मेन थिंग। जो वीज़ा ऑफ़िसर है सबसे पहले आपके कवरिंग लेटर को वो देखेगा, ठीक है? कवरिंग लेटर को देखेगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें लिखनी है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजुरेट नहीं करना है आपने, 1 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए कवरिंग लेटर। उसके अंदर आपका इंटेंट क्लियरली शो होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपकी रीज़न क्या है? अ सारी चीज़ें जो है ना बड़ी सिंपल अल्फाज में आपने लिखनी है, कोई चैट जीपीटी वाले अल्फाज नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है? कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपका ऑफ़र लेटर है, ठीक है? वो चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है, एक-एक करके सारी चीज़ें इन डिटेल आपने बतानी है, वहाँ पे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है, ठीक है? फिर उसके अलावा आपने अपनी सीवी भी वहाँ पे लगानी है। सबसे ऊपर आपका टॉप पे होना चाहिए कवर लेटर, ठीक है? जिसमें आपने बताना है हू यू आर एंड व्हाई यू आर गोइंग। उसके नीचे आपकी यूरोपास सीवी होनी चाहिए, जो कि इन डिटेल होनी चाहिए ताकि अगर कोई भी चीज़ वो सर्च करना देखें, जो भी चीज़ आपने अपनी सीवी में लिखी हुई है ना या जो भी डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाया हुआ है, दैट हैज़ टू बी अ वेरिफाएबल डॉक्यूमेंट। अगर वो वेरिफाएबल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आप अपने केस को खामखा सस्पिशियस कर रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ आपने लगानी है वो फ़ौरन से गूगल पे जाए, उसको सर्च करे तो उसका उसको वहाँ पे प्रूफ मिले। बेशक वो छोटी-सी चीज़ हो, कोई छोटी-सी सर्टिफ़िकेशन हो, कुछ भी हो। आपने कोई ऐसी बात वहाँ पे नहीं करनी है कि जिसकी कोई आप जस्टिफ़िकेशन ही ना दे सकें, जिसके बारे में आप उसको कोई प्रूफ़ ना दे सकें, कोई वेरिफ़िकेशन ना हो सके, उसको फ़ॉल्स कंसिडर किया जाता है। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए ना आपने अगर पोर्चुगल के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है तो जो पोर्चुगल की एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, उनको आपने ईमेल करनी है, थ्रू ईमेल आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। इनका कोई पोर्टल वगैरह का सिस्टम नहीं है। तो लकीली अगर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको 1 से 2 महीने इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। मेरे केस में मुझे 5 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गई थी क्योंकि पीएचडी वालों के लिए इट्स कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है प्रोसेस। तो आपको जब अपॉइंटमेंट मिल गई, सुबह-सुबह आप वहाँ पे पहुँच गए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अच्छा, यहाँ तक आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जाएँगे, आपका जो प्रोसेस है, जो केस सबमिशन है वो जेरी के अंदर होती है, ठीक है? एम्बेसी के अंदर नहीं होती। तो सारी चीज़ें आप वहाँ पे सबमिट करवा देंगे, वो आपसे फ़ी लेके एक रिसीट आपको दे देंगे और उस रसीद के ऊपर लिखा हुआ होगा, आपका प्रोसेसिंग नंबर होगा, सारी डिटेल होगी। उसके बाद जब वो एम्बेसी में चली जाएगी तो फिर अगर एम्बेसी ने मुनासिब समझा तो वो आपके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, ठीक है? अगर आपकी प्रोफ़ाइल जस्टिफ़ाई नहीं कर रही है, वैसे भी उनको लगता है कि यार वी शुड कॉल दिस गाय, तो वो आपको इंटरव्यू करेंगे। लकीली मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था और बगैर इंटरव्यू के उन्होंने विदिन 3 डेज़ मुझे वीज़ा इश्यू कर दिया था। उसके अंदर भी एक इश्यू हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको चाहिए थे जो स्कॉलरशिप वाला था, तो उन्होंने मुझे ईमेल की थी और उन्होंने मेरा प्रोसेस होल्ड किया था। तो फिर मैंने उसी टाइम में अपने प्रोफ़ेसर को ईमेल की, लकीली शी वाज़ अवेलेबल, तो उसने मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दिया। बेसिकली वो स्कॉलरशिप का वेरिफाइड डॉक्यूमेंट था जो डिजिटल सिग्नेचर के साथ होता है। तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने उसको वेरीफ़ाई किया यूनिवर्सिटी के साथ ही, डबल चेक किया तो उसकी कन्फर्मेशन हो गई। तो उसके बाद मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है। अब अगर आपको वीज़ा के लिए एम्बेसी की कॉल आती है तो वीज़ा ऑफ़िसर के लिए आपने क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।